रोज की भांति दोपहर को उसने अपना थैला खोला तथा व्यावसायिक सामान फैला दिए, जिसमें 1 दर्जन कौड़ी, एक वर्गाकार कपड़ा जिस पर धुंधली रहस्यमय आकृतियां बनी हुई थीं, एक नोटबुक थी और ज्योतिष की लिखाई वाले कागजों का एक बंडल था। उसका मस्तिष्क पवित्र भस्म व सिंदूर के साथ चमक रहा था। उसकी आंखें एक विचित्र तेज के साथ चमक रही थीं, जो वास्तव में लगातार ग्राहकों को खोजते रहने का परिणाम था, जिन्हें उसके भोले भाले ग्राहक एक दिव्य प्रकाश वाली समझते थे तथा सुख का अनुभव करते थे। उसके पुते हुए माथे व गालों पर छाए हुए गलमुक्षों के मध्य स्थित उसकी आंखें अपनी स्थिति के कारण ही बहुत अधिक शक्तिशाली प्रतीत होती थीं। एक मूर्ख तक की आंखें इस तरह की स्थिति में चमकीली बन सकती थीं। इस प्रभाव को और अधिक बढ़ाने के लिए वह अपने सिर पर चारों तरफ भगवा रंग का साफा बांधता। यह रंगों की योजना कभी व्यर्थ नहीं जाती थी। लोग उसकी तरफ इसी भांति आकर्षित होते थे जैसे मधुमक्खी डलिये के पौधे को देखकर आकर्षित होती है। टाउन हॉल पार्क से गुजरती हुई सड़क किनारे पर एक इमली वृक्ष की फैली हुई शाखाओं के तले वो बैठा करता था। अनेक बातों में वह स्थान बहुत बढ़िया था। सवेरे से लेकर रात तक इस सकड़ी सड़क पर इधर उधर तक की भीड़ उमड़ती रहती थी। उस सड़क किनारे भांति भांति के व्यापार तथा कामों का प्रतिनिधित्व था। औषधि विक्रेता, चुराए हुए काठ, कबाड़ के विक्रेता, जादूगर लोग और इन सब से बढ़कर सस्ते कपड़ों का एक नीलाम करता, जो पूरे कस्बे को आकर्षित करने के लिए सारे दिन शोरगुल मचाता रहता था। शोरगुल मचाने के बाद नंबर आता था भुनी मूंगफलियों वाले का, जो प्रत्येक दिन अपने सामान को एक सुंदर नाम दिया करता था। किसी दिन उसे मुंबई की आइसक्रीम कह देता, अगले दिन उसे दिल्ली का बादाम कहता, तीसरे दिन राजा की मिठाई इत्यादि कहकर पुकारा करता था तथा उसके चारों तरफ लोग जमा रहते थे। इस भीड़ भाड़ का एक भाग ज्योतिष के सामने जमा रहता था। एक लपलाती हुई रोशनी के सहारे ज्योतिष अपना व्यापार चलाता था, जो पास के मूंगफली के ढेर के पास चटक चटक कर धुएं उड़ाती हुई जला करती थी। उस स्थान पर आधा आकर्षण तो इस तथ्य के कारण था कि उसे नगर पालिका की रोशनी का भी कोई लाभ नहीं था। उस स्थान को दुकानों की रोशनी का प्रकाश मिलता था, या एक दो के पास फुसकार भरती गैस वाली बत्तियां थीं। कुछ के पास बांसों की लगी हुई नंगी लपटें थीं, कुछ साइकिल की पुरानी बत्तियों से प्रकाशित थीं, तथा एक दो ज्योतिष की भांति अपने स्वयं की रोशनी के बिना काम चला रहे थे। वहां पर रोशनी की किरणें व चलती फिरती छाया एक दूसरे को काट रही थी। यह ज्योतिष को बहुत ही माफिक पड़ता था। इसका सीधा कारण था कि जब उसने अपना जीवन शुरू किया था तो उसका कोई इरादा ज्योतिष बनने का नहीं था, तथा वह औरों के भविष्य के बारे में उतना ही अनजान था जितना वह स्वयं के भविष्य के बारे में अनजान था। वह नहीं जानता था कि अगले मिनट में स्वयं उसको क्या होने वाला था। वह नक्षत्रों के बारे में उतना ही अनजान था जितना उसके भोले भाले ग्राहक हुआ करते थे। फिर भी वह ऐसी बातें बनाता जो हर एक को प्रसन्न व आश्चर्यचकित कर देती थी। यह सब उसके निरीक्षण व अभ्यास तथा चालाक अनुमान की बातें हुआ करती थीं। फिर भी उसके परिश्रम में उतनी ही ईमानदारी थी जितनी कि किसी भी ईमानदार के परिश्रम में हो सकती थी, तथा दिन के बीतने पर वह जो कुछ कमाई घर लेकर आता था वह उसके योग्य थी। उसे पहले बिना कुछ सोचे विचारे या योजना के अपना गांव छोड़ दिया था। यदि वो वहां रह रहा होता तो वहां पर वह अपने पुरखों वाला काम कर रहा होता, जैसे अपने खेतों को जोतना तथा पुरखों के घर में रहना, विवाह करना व जीवन बिताना। किंतु ऐसा होना नहीं था। बिना किसी से कुछ कहे उसे यह घर छोड़ना पड़ा। बिना उसे सैकड़ों मील पीछे छोड़े वह रुक भी नहीं सका।
एक गांव वाले के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। जैसे कि उन दो स्थानों के बीच एक लहराते हुए महासागर वाली दूरी थी। आदमियों की मुसीबतों का वह सही विश्लेषण कर लेता था, जैसे शादी, विवाह, धन दौलत, रिश्ते तथा रिश्तेदारियों की उलझन। लंबे अभ्यास ने उसके निरीक्षण को तीव्र कर दिया था। 5 मिनट के अंदर ही वह समझ लेता था कि क्या कुछ गलत है। वह प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 पाई लेता था तथा तब तक अपना मुंह नहीं खोलता था जब तक कि दूसरा कम से कम 10 मिनट बोल नहीं लेता था। इस बात से उसे दर्जनों उत्तरों एवं सलाहों के लिए मसले मिल जाते थे, जो वह सामने वाली व्यक्ति की हथेली को ध्यान से देखते हुए बताता था। अनेक बातों में तुम्हें अपने प्रयासों का पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा है, तब 10 में से 9 लोग उसके साथ राजी होना मान लेते थे। अथवा वह प्रश्न करता, क्या तुम्हारे परिवार में कोई ऐसी औरत है, दूर के रिश्तेदार भी हो सकती है, जो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार न रखती हो। या फिर वह चरित्र का विश्लेषण करने लगता, तुम्हारी अधिकतर परेशानियां तुम्हारे स्वभाव के कारण हैं। जिस स्थान पर शनि है उसके रहते हुए तुम बदल भी कैसे सकते हो। तुम्हारा स्वभाव तो चंचल है और ऊपर से खराब भी लगते हो। इतनी बातों से शीघ्र ही वह उनके दिलों में अपने लिए एक प्यार भरा स्थान बना लेता, क्योंकि हम में से जो सबसे ज्यादा विनम्र है वह भी सोचता है कि मैं दिखने में निष्ठुर हूँ। मूंगफली वाले ने अपनी रोशनी बुझा दी तथा घर जाने के लिए उठ बैठा। यह इस बात का इशारा था कि ज्योतिषी भी अपना सामान बांध ले, क्योंकि अब वह अंधेरे में रह जाएगा, सिवाय हरी रोशनी के एक किरण के जो कहीं से भटक कर वहां आ गई थी तथा उसके सामने की जमीन का स्पर्श कर रही थी। वह अपनी कौड़ियों एवं अन्य सामान को समेटकर उसे अपने थैले में भर रहा था कि हरी रोशनी वहां से मिट गई। उसने ऊपर को देखा तो अपने सामने एक आदमी को खड़ा हुआ देखा। उसने एक संभावित ग्राहक का अनुमान लगाया और कहा, तुम बहुत परेशान दिखाई पड़ते हो। यदि तुम थोड़ा बैठो और मुझसे बातें करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। दूसरे ने बड़बड़ाकर कुछ अस्पष्ट उत्तर दिया। ज्योतिष ने अपनी बात पर जोर डाला। इस बात पर दूसरे ने उसकी नाक के तले यह कहते हुए अपनी हथेली घुसा दी, तुम अपने को ज्योतिष कहते हो। ज्योतिष्य को यह बात एक चुनौती सी महसूस हुई और दूसरे की हथेली को रोशनी की हरी किरण में मोड़ते हुए कहा, तुम्हारा एक ऐसा स्वभाव है। अरे अरे बंद करो। दूसरा बोला, मुझे कुछ काम की बात बताओ। हमारे मित्र के अभिमान को चोट लगी है। मैं प्रति प्रश्न के लिए केवल 3 पाई लेता हूँ और जो तुम्हें मुझसे मिलेगा वह तुम्हारे पैसों के हिसाब से काफी अच्छा होना चाहिए। इस पर दूसरे ने अपनी बाहें पीछे को खींच ली, एक अकन्नी निकाली और उसकी तरफ को यह कहते हुए उछाल कर फेंका, मुझे कुछ प्रश्न पूछने हैं। यदि मैं यह सिद्ध कर दूं कि तुम धोखा दे रहे हो तो तुम मुझे यह इकन्नी ब्याज के साथ लौटा देना। यदि तुम्हें मेरे उत्तर संतोषजनक लगे तो तुम मुझे 5 रुपए दोगे या तुम मुझे 8 आने दोगे। नहीं, ठीक है। यदि तुम गलत हुए तो तुम मुझे उसका दुगना दोगे, अजनबी ने कहा। थोड़ी सी बहस कर लेने के बाद यह समझौता स्वीकार कर लिया गया। ज्योतिष ने आकाश की तरफ प्रार्थना की, जबकि दूसरे ने चुरुट सुलगाया। दियसलाई की रोशनी में ज्योतिष ने उसके चेहरे की एक झलक पकड़ी। कार ने सड़कों पर हॉर्न बजाया क्योंकि कुछ रुकावट सी थी। अपने चुरुट के धुएं को खींचता व फेंकता हुआ दूसरा बैठा था। ज्योतिषी को बहुत बेचैनी महसूस हुई। यह अपनी इकन्नी वापस ले लो, मैं ऐसी चुनौतियों का आदी नहीं हूँ। आज मुझे देर हो गई है। उसने सामान बांधने की तैयारी की। दूसरे ने उसकी कलाई पकड़ ली और कहा, अब तुम अपनी बात से बाहर नहीं जा सकते हो। तुमने मुझे यहाँ से गुजरते हुए रोका है। उसकी पकड़ में ज्योतिषी कांप उठा और उसकी आवाज़ कांपी और धीमी पड़ गई। आज मुझे छोड़ दो, मैं तुम से कल बात करूँगा। दूसरे ने अपनी हथेली उसके चेहरे के पास अड़ा दी और कहा, चुनौती तो चुनौती होती है, बोलते चलो। सूखते हुए गले से ज्योतिषी आगे बोला, एक औरत
रुक जाओ, दूसरा बोला। मुझे यह वो सब नहीं चाहिए। क्या मैं अपनी वर्तमान खोज में सफल हो जाऊंगा या नहीं, इसका उत्तर दो और चलते बनो। नहीं तो मैं तुम्हारे सारे सिक्के छीने बिना तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ज्योतिषी ने कुछ मंत्र बड़बड़ाए और उत्तर दिया, ठीक है, मैं बताऊंगा। यदि तुम्हें मेरा कहा ठीक लगे तो क्या तुम मुझे 1 रुपया दोगे? नहीं तो मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा। तुम्हें जो ठीक लगे सो कर लेना। बहुत काफी झकझक के बाद दोनों राजी हो गए। ज्योतिषी बोला, तुम्हें मरा हुआ जानकर छोड़ दिया गया था, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? अरे मुझे और आगे बताओ। एक बार कभी तुम में से एक चाकू पार हुआ था, ज्योतिषी ने कहा। क्या आदमी हूँ? उस निशान को दिखाने के लिए उसने छाती खोल दी। और क्या चाहिए? और फिर खेत वाले पास के कुएं में तुम्हें ढकेल दिया गया। तुम्हें मरा जानकर छोड़ दिया गया था। यदि वहां से एक कोई गुजरने वाला अचानक उस कुएं में नहीं झांकने लगता तो मैं मर ही गया होता। दूसरे के मुंह से निकल पड़ा, जो उत्साह के उफान कर रहा था। मैं उसे कब पकड़ पाऊंगा? अपनी मिट्टी भींचते हुए उसने पूछा। अगली दुनिया में, ज्योतिषी ने उत्तर दिया। वह तो 4 माह पहले एक दूर दराज कस्बे में मर गया। अब वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। इस बात को सुनकर दूसरे ने एक कहार भरी। ज्योतिषी कहता गया, गुरु नायक, तुम तो मेरा नाम भी जानते हो। आश्चर्य में भरकर दूसरा बोला, क्योंकि मैं दूसरी सारी बातें जानता हूँ। गुरु नायक, जो कुछ मुझे कहना है उसे ध्यानपूर्वक सुनो। इस कस्बे से तुम्हारा गांव उत्तर की तरफ 2 दिन की यात्रा पे पड़ता है। अगली गाड़ी को पकड़ो, चले जाओ। यदि तुम घर से बाहर निकले तो मैं तुम्हारे लिए फिर से एक बड़ा खतरा देख रहा हूँ। उसने एक चुटकी भर पवित्र भस्म निकाली और आगे बढ़ा दी। इसे अपने माथे पर लगा लो और घर चले जाओ और तुम 100 वर्षों तक जिंदा रहोगे। मैं फिर यहाँ पर क्यों आऊँगा? दूसरे ने सोच विचार कर बीच में कहा। मैं तो बार बार घर छोड़कर उसकी तलाश में निकलता और यदि वह मुझे मिल जाता तो उसका गला घोट देता। उसने अपना सिर खेदपूर्वक हिलाया। वह मेरे हाथों से बच गया। मुझे आशा है कि वह जिस लायक था उसी तरह से उसकी मौत हुई होगी। हाँ, ज्योतिषी बोला। वह एक ट्रक के नीचे कुचला गया। इस बात को सुनकर दूसरे को संतोष मिला। जितनी देर में ज्योतिषी ने अपनी चीजें उठाई और उन्हें अपने थैले में रख लिया, उतनी देर में वह स्थान सूना हो गया। हरी किरणें भी उस स्थान को अंधकार में वह खामोश कर छोड़कर गायब हो चुकी थी। वह अनजान व्यक्ति ज्योतिषी को एक मुट्ठी सिक्के देने के बाद रात्रि में विलीन हो गया। अब ज्योतिषी घर पहुंचा तब आधी रात थी। उसकी पत्नी दरवाजे पर उसकी प्रतीक्षा कर रही थी तथा उसने देर से आने का कारण पूछा। उसने उसकी तरफ सिक्का उछाल दिया और कहा, इन्हें गिन लो। एक आदमी ने ये सब दिए हैं। 12:30 आने हैं, वह गिनती हुई बोली। उसे बेहद खुशी हुई। कल मैं थोड़ा गुड़ और नारियल खरीदूंगी। बहुत दिनों से बच्ची मिठाई के लिए कह रही थी। अब मैं उसके लिए कुछ बढ़िया चीजें तैयार करूंगी। उसने मुझे ठग लिया। उसने मुझे 1 रुपए का वादा किया था। तुम चिंता में दिखते हो, क्या गड़बड़ी है कुछ? नहीं, कुछ नहीं। रात के भोजन के बाद ज्योतिषी ने अपनी पत्नी से कहा, क्या तुम जानती हो, आज मेरे ऊपर से एक बड़ा बोझ उतर गया। इतने वर्षों से मैं सोचता रहा कि मेरे हाथों से एक आदमी का खून हुआ है। यही कारण था कि मैं घर से भाग लिया, यहाँ बस गया, तुमसे विवाह कर लिया। वह जिंदा है। उसने गहरी सांस ली। तुमने जान से मारने की कोशिश की? हाँ, अपने गांव में जब मैं एक बेवकूफ युवक था। हमने एक दिन शराब पी, जुआ खेला, बुरी तरह से झगड़ा किया। अब उसके बारे में क्यों सोचा जाए? सोने का समय हो गया है। उसने जमाई ली और कहता हुआ लेट गया। Thank you so much for watching my videos. Please like, share and subscribe my channel.